साहिबा, शैंपेन की ये बोतल खोल दूं ठाने से? बच गई और एक। अरे बहुत है, दर्जनों लाया था, सोचा जश्न की रात है कहीं कम न पड़ जाए। साहिबा, एक बात कहूं? बको। आप कह रहे थे कि आदित्य बाबू बहुत खुशकिस्मत इंसान है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उस जैसा बदकिस्मत इंसान और कोई ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अरे जिसकी किस्मत में शैंपियन पीकर जश्न मनाना न लिखा हो, बदकिस्मत नहीं होगा तो साहिबा और क्या होगा? अरे गुल्लू जानी, किस्मत अपनी अपने, उसकी किस्मत में लिखा है हनीमून मनाना, वो मना रहा है। लेकिन साहिबा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मामले का अंजाम क्या होगा? गुल्लू जानी, अपने कमजोर दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो तुम, समझे? जब उसे फिक्र नहीं है अंजाम का, तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? अरे शैंपेन की बोतल छोड़ो, इतनी फड़कती हुई सनसनीखेज खबर है मल्होत्रा खानदान के लिए। टेलीफोन उठाओ और घुमा दो डायल। हेलो, नरेश मल्होत्रा के यहाँ से बोल रही हैं? जी हाँ, बोल रही हूँ। मैं मदर केयर मैटरनिटी होम से बोल रही हूँ। मिसेस नरेश मल्होत्रा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। क्या? एक्सक्यूज मी। यस। मुझे यहाँ से शायद किसी ने फोन किया था कि मिसेस नरेश मल्होत्रा को बेटा पैदा हुआ। यस मैडम, आई रैंग यू अप। मुझे उनसे मिलना है। कौन सा रूम है? रूम नंबर 9। थैंक यू। कौन है आप? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। तुम कौन हो? कौन हूँ मतलब? मेरा नाम रूपा है। आप शायद गलत कमरे में आ गई हैं। किसे ढूंढ रही है आप? उस औरत को जिसने हॉस्पिटल के रजिस्टर में अपने शौहर का नाम नरेश मल्होत्रा लिखवाया है, उसी को ढूंढ रही हूँ मैं। तब तो आप बिल्कुल सही कमरे में आई हैं, क्योंकि मेरे ही पति का नाम नरेश मल्होत्रा है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मालिक। आप जानती हैं उन्हें? मुझसे बेहतर उन्हें और कोई जान भी नहीं सकता। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं उनकी बीवी हूँ, मिसेस बरखा, वाइफ ऑफ नरेश मल्होत्रा। और मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है? तुमने अपने बच्चे को मेरे पति का नाम क्यों दिया? तुमने अपने नाम के आगे मेरे पति का नाम क्यों जोड़ा? बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रही हैं आप। माँ अगर अपने बच्चे को उसके पिता का नाम न दे, बीवी अगर अपने नाम के आगे अपने शौहर का नाम न जोड़े, तो फिर किसका नाम लिखा जाएगा वहाँ? कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ये साजिश तुम मेरे पति के खिलाफ? किसका पाप है ये जो तुम नरेश के मत्थे चढ़ाना चाहती हो? मेरी मासूम बच्चे को पाप कह रही हो तुम, जिसे नाम मैंने अपनी खून से शिक्षा उसे गाली दे रही हो तुम। यकीन नहीं आता तो जाकर पूछो नरेश मल्होत्रा से, एक गरीब चौकीदार की बेटी से मोहब्बत के झूठे वादे किए थे या नहीं? भगवान को साक्षी मानकर रूपा से ब्याह किया था या नहीं? पूर्णमासी की रात सुहाग रात के बहाने उसकी इज्जत लूटी थी या नहीं? ये सब गलत है, सब झूठ है। ये झूठ बोल रही हो तुम। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो कुछ कहा सब सच है, और आपको मेरा विश्वास करना होगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर झूठी कसम नहीं खा सकती। अरे बिना बताए कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारी पहली बीवी ने जो बच्चा जना है, उसी की मुबारकबाद देने गई थी उसे। क्या उल जलूल बक रही हो? और कितने फरेब दोगे तुम मुझे नरेश? कितने? मेरी सहन शक्ति का, मेरे सब्र का और कितना इम्तिहान लोगे तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्यों इल्जाम लगा रही हो नरेश पे? जीजू, इस फरेबी, अय्याश, धोखेबाज इंसान के साथ मेरी शादी करने के बाद आप लोगों ने जिस ताबूत में मुझे दफन किया था, आज उसमें आखिरी कील लग चुकी है। बरखा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो हो? जब किसी बीवी पर ये बिजली गिरती है कि इसके शौहर की एक और बीवी है और उसका एक बच्चा भी है, तो क्या वो होश में रह पाएगी? किसकी बीवी?
किसका बच्चा? किसकी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, अलीबाग के चौकीदार रतन सिंह की बेटी रूपा, जिसे तुमने मंदिर में ले जाकर भगवान को साक्षी मानकर उससे ब्याह रचाया था। कह दो कि ये भी झूठ है नरेश। रूपा नाम की किसी लड़की को तुम जानते नहीं हो, उससे कभी मिले नहीं हो, अब यही कहोगे ना तुम? रतन सिंह की बेटी रूपा को मैं जानता जरूर, लेकिन उससे मैंने शादी की है या उसके गोद में जो बच्चा है वो मेरा है, ये बात सरासर गलत है। किसने भटकाया तुम्हें मेरे खिलाफ? हाँ? किसने? बोलो, कौन है वो? जो मुझे यही हाथ रूपा को भी छूते होंगे, यही हाथ कामनी तक भी पहुंचे होंगे। अरे मुझे बार बार मारने से तो अच्छा तुम मुझे एक बार मार डालो। क्यों नहीं कर देते तुम मुझे? पर कमाल से आएगी, खत्म कर देगी आदत। अरे देखो बरखा क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया इसका भैया। क्या कर रही है बरखा? क्या पागल बनी है? छोड़ दो मुझे नरेश, मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम मुझे बोलने का मौका भी नहीं दोगी। नींद की गोलियां खाकर मरने का इतना ही शौक है तो मरो, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। अब और क्या सुनो तुम्हारी बात? तुम क्या कहोगे और मैं क्या सुनूंगी? मर जाती हूँ। तुम इसे संभालो। नरेश, मुझे सच सच बताओ कि ये माजरा क्या है? बड़े भैया, मेरी घरेलू जिंदगी में जहर घोला जा रहा है, जहर। और ये जहर घोलने वाला और कोई नहीं है, ब्लडी हेल, वही धर्म चोपड़ा है। क्या? धर्म चोपड़ा? हाँ, वही जलील कमीना इंसान। देवयानी की पार्टी में भी वही इसी रूपा को लेके आया था। और जानते हैं ये औरत कौन है? उसकी रखेल है, ये रखेल। और कहां से खरीदा इस रखेल को उसने? एक तवायफ के कोठे से। फिर झूठ बोल रहे हो तुमने, फिर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे सर की कसम बरखा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अपनी बात साबित करने के लिए अगर मुझे तुम्हें साथ लेकर उस कोठे पर भी जाना पड़े तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। लेकिन इस बार तुम मेरी बात पर शक मत करो। तुमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, वो सब झूठ है। बड़े भैया, क्या आप भी यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का? अगर वो औरत धर्म चोपड़ा जैसे कैरेक्टरलेस इंसान के साथ रह रही है तो मुझे यकीन है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो सच कह रही हो। बरखा, बरखा, ये क्या अनर्थ कर रहे थे तुम? माना कि नरेश ने गलतियां की हैं, लेकिन वो तुमसे इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकता। नो, नेवर। लेकिन जीजू, मैं उस औरत से खुद मिलकर आई हूँ, उसने खुद ये सारी बातें मुझसे कही है। एक अनजान औरत ने तुमसे जो कहा उसे तुमने सच मान लिया, और तुम्हारा शौहर जो तुमसे कह रहा है उसे तुम झुठला रही हो। दीदी, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मैं किस पर विश्वास करूँ, किस पर ना करूँ? किसी पर नहीं बरखा, बस अपने आप पर विश्वास करो, अपने प्यार पे भरोसा रखो बरखा। वरना अगर इसी तरह तुम जिंदगी भर नरेश पर शक करती रही तो ये जिंदगी अजाब बनकर रह जाएगी। बरखा, प्लीज हैव फेथ इन हिम। यस, प्लीज। एक्सक्यूज मी, यस मिस रूपा से मिलना चाहता हूँ मैं। कौन से कमरे में है वो? मिस रूपा, इस नाम के तो कोई पेशेंट नहीं है यहाँ पर। उनका पूरा नाम? मिसेस नरेश मल्होत्रा के नाम से कमरा बुक किया था उन्होंने। ओह आई सी, मिसेस नरेश मल्होत्रा। यस, वेयर इज शी? वो तो ऑलरेडी जा चुकी है जी, आज ही सुबह उन्होंने कमरा छोड़ा है। चोपड़ा, आओ मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आओ। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। नहीं धर्म चोपड़ा, मौत कब और किस दरवाजे से आएगी यकीन के साथ कोई नहीं बोल सकता। ये क्या ही मांगता है नरेश मल्होत्रा? पिस्तौल लेके घूमने की आदत हो गई क्या तुम्हें? पिस्तौल मेरे हाथ में है और उसका रुख तुम्हारी तरफ है। इसके बावजूद तुम्हारा यह सवाल बेतुका नहीं है। निहत्थे पे वार करोगे? जिस नाग के जहरीले दांतों ने मुझे कई बार डसा हो, अब उसके फन को कुचलने का वक्त आ गया। धर्म, चला गोली, इस बार तेरा निशाना नहीं चुकेगा। मुझे ही नहीं, मेरे बच्चे को भी मार डाल, फिर तेरे पाप की कोई निशानी नहीं बचेगी। रूपा की जिंदगी तो तूने तबाह कर दी, उसे जीते जी मार डाला, लेकिन जिस आदमी ने उसे इज्जत की जिंदगी दी, मेरे कोख में
बच्चे को सहारा दिया, आज उसे भी मार डालना चाहता है तुम। खत्म कर देना चाहता हूँ उसे। जिस बदजात ने अपनी अय्याशियां, अपने गुनाह मेरे सर डालना चाहे, उसे जीने का कोई हक नहीं। हट जा रूपा। अय्याश तुम हो, गुनहगार तुम हो, जो अपने औलाद को, अपने खून को गुनाह कहे। उससे बड़ा पाप इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। बच्चा, वो बच्चा जो तूने जना है, वो मेरा है? नहीं नरेश बाबू, वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। ईश्वर की सौगात है जो उसने मुझे दी है। यकीन है तो जाकर पूछो अपने वफादार नौकर खान से, जिसने मुझे एक रात के लिए पनाह दी थी। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मैंने बहुत दुख झेले हैं, दर दर की ठोकरें खाई है, वैश्य के कोठे पर दिन गुजारे हैं। जानते हो क्यों? बस करो, क्यों पत्थर पे अपना सर फोड़ रही हो तुम? तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारी फरियादों का इस संगदिल इंसान पर कोई असर नहीं होगा। नहीं धर्म जी, आज मुझे मत रोकिए। पता नहीं आज के बाद फिर कभी इस बेरहम इंसान से भेंट हो ना हो। मेरे अंदर जो लावा बह रहा है उसे बह जाने दीजिए। नरेश बाबू, मैं अगर चाहती तो बच्चे को जन्म देने से पहले अपने आप को खत्म कर सकती थी या फिर उसकी जान ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने उस मासूम की जान नहीं ली, क्योंकि भगवान ने मुझे सहन करने के लिए बहुत शक्ति दी है। अब मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन मेरा बेटा जवान होगा और उसकी माँ पर उसके नाजायज बाप ने जितने अत्याचार किए हैं उसका बदला लेगा। उस रोज मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी और उस दिन मैं समझूंगी मेरी तपस्या सफल हो गई। आज के बाद जिस तरह मैं एक एक दिन गुजरने की प्रतीक्षा करूंगी, उसी तरह तुम भी हर पल हर घड़ी अपनी बर्बादी और तबाही की राह देखोगे। नरेश बाबू, उस बदनसीब लड़की का कहा हुआ एक लफ्ज सच है। आपसे मिलने के लिए जब वो यहाँ आई तो उसने देखा कि आप लग्न मंडप में बैठ चुके। रूपा यहाँ आई थी मेरी शादी वाले दिन? जी। जिंदगी से मायूस उस लड़की ने खुदकशी करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ यहाँ पे नहीं दिया। ऐन वक्त में मैं पहुंच गया और मैंने उसकी जान बचा दी। अच्छा, उसके बाद? सारी रात मेरे घर में वो बेहोश पड़ी रही। सुबह डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो मां बनने वाली है। तुमने इस बात का जिक्र किसी और से तो नहीं किया ना? सिवाय बड़े मालिक के और किसी से नहीं। उन्होंने मुझे हिदायत दी कि मैं उस लड़की को हिफाजत से उसके घर पहुंचा दूं, लेकिन जब मैं वापस अपने घर में आया तो वो यहाँ से जा चुकी थी। डैडी को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। खान, एक दरख्वास्त है तुमसे। हुक्म कीजिए। इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दो खान। रूपा कौन है, मेरा उससे क्या रिश्ता है, उसके बच्चे का बाप कौन है, इस बात का पता कभी भी किसी को नहीं चलना चाहिए। मनीष बाबू, मैंने इस घर का नमक खाया है, सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत में गुजार दी। मैं आपसे वादा करता हूँ इस घर की इज्जत और नेकनामी पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। नैना, मेरी एक बात मानोगी? आज तक आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? कहिए। वो क्या है कि आदित्य ने तो अपना घर बसा लिया, करियर में सेटल हो गया। अब तो मेरी एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द तेरा रिश्ता तय कर दूं। हाँ, नो वे डैडी। अरे अभी अभी तो करियर की शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत हुई और अभी उसे खत्म कर दूं? अरे खत्म करने की बात कौन कर रहा है? ऐसी जगह करूंगा तेरी शादी जहां लड़के वालों को तेरे नौकरी करने पर एतराज ना हो। मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? बहुत झंझट है इसमें, और अगर पति उल्टे दिमाग का मिल गया तो जिंदगी भर रोती रहूंगी मैं। तो क्या इस डर के मारे कुंवारी बैठी रहेगी? मैं किसी से डरती वरती नहीं, लेकिन हाँ, शादी के ख्याल से थोड़ा डर लगता है मुझे। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। अरे कैसी दोगली लड़की है, अभी कह रही थी आपकी बात मैं कभी नहीं टालती, और अब शादी के लिए साफ इनकार। अरे मुझे क्या पता था कि आप मेरी शादी की बात छेड़ने वाले हैं। कौन आया होगा इस वक्त? मैं देखती हूँ। अरे भाभी, व्हाट अ सरप्राइज। आइए ना। अरे आओ 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 देवेनी, आओ बैठो। ठीक चाय के वक्त आई हो। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी गैरों जैसी बात कर रही हो?
ये घर तुम्हारा नहीं है क्या? और वैसे भी एक कहावत है देवयानी, जो चाय के वक्त आए वो दोस्त और जो नींद के वक्त आए वो दुश्मन। अरे नैना तुम खड़ी क्यों? बैठो। जी डैडी। हाँ, आदित्य कहाँ है? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? पता नहीं कहाँ है। दफ्तर में बैठा होगा। जी वो दफ्तर में भी नहीं है। क्या बात है देवयानी, कुछ परेशान सी लग रही हो? हाँ डैडी, मैं बहुत परेशान हूँ। आदित्य 3 रोज से घर नहीं लौटे। ये क्या कह रही हो तुम? आपके यहाँ यही पूछने आई थी कि यहाँ तो नहीं आए, या आपको कुछ खबर है उनके बारे में? मैं तो तुम्ही से सुन रहा हूँ। नैना, तुम्हारी मुलाकात हुई थी क्या उससे? मतलब तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन भैया कहाँ जाते होंगे, किससे मिलते होंगे, उसका थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे। तुम्हें पता है, तुम्हें मालूम है वो कहाँ जाते होंगे? हाँ भाभी, उनकी एक दोस्त है सैबी ओबराय, भैया शायद उसी से मिलने जाते होंगे। सैबी ओबराय? कौन है ये लड़की, तुम जानती हो उसे? मुझे भैया ने खुद उसके बारे में बताया था। वो दोनों लंदन में इकट्ठे पढ़ा करते थे। फिर भैया सैबी से शादी करना चाहते थे और फिर उनकी शादी आपसे हो गई। ये सारी बातें आदित्य ने खुद कही थी तुझसे? यस डैडी, सच पूछे तो यही वजह थी कि वो उस वक्त भाभी से शादी करने के लिए इनकार कर रहे थे, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे और सब लोगों ने मिलकर उन पर इतना दबाव डाला कि वो हाँ कर बैठे। तो आदित्य ने जबरदस्ती अपनी मर्जी के खिलाफ शादी की मुझसे? उसी वक्त क्यों नहीं कह दिया मुझसे? मैं उनके रास्ते में ना आती। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों फरेब किया मुझसे? देवयानी तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बहू भी हो और बेटी भी। मैं तुम्हारा घर उजाड़ने नहीं दूंगा। नैना, क्या वो लड़की आजकल बंबई में है? जी डैडी, वो होटल में ठहरी हुई है। भैया वहीं जाकर मिलते हैं उससे। बहुत गलत हरकत कर रहा है लड़का। अब मुझे ही जाकर उससे बात करनी होगी। आदित्य, डैड आप? आइए डैड। मुझे देखकर चौंक क्यों गए? नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ? नहीं डैड, ऐसी तो कोई बात नहीं। आज से पहले मुझे आपको भी ऑफिस नहीं ना मिलने आया, इसलिए अचानक आपको देखकर हैरत हो रही है तुम्हें। आदित्य, जो बात मुझे तुमसे कहनी है उसके लिए घर ज्यादा मुनासिब था, लेकिन सुना है आजकल तुम घर जाते ही नहीं, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे तुम? जो सवाल पूछने आप यहां तक आए हैं उसका जवाब तो देना पड़ेगा डैड। ये लड़की सैबी ओबेरॉय कौन है? क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? नजदीकी दोस्त है मेरी। इतनी नजदीकी दोस्त कि उसकी सोहबत में रह के तुम अपने घर का रास्ता तक भूल गए, अपनी बीवी से बेरुखी बरतने लगे। आप तो बहुत कुछ जानते हैं इस बारे में डैड, फिर मुझसे क्या पूछने आए? देखने आया हूं कि जिस बेटे पर मुझे बहुत नाज था, जिस औलाद के मैं रात दिन गुन गाया करता था, वो आदित्य तुम ही हो या कोई और? आदित्य वही है डैड, वो नहीं बदला। हाँ, ये हो सकता कि लोग उसे जिस नजर से देखते थे वो नजरें बदल गई हो। ऐसे तुम्हारे ये तेवर, तुम्हारा ये लहजा पहले तो कभी न था, जिसके कारण तुम में एक गैर मामूली बदलाव आया है। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं। जरूर डैड, वक्त आने पर मैं आपको खुद उससे मिलवाता हूं। मैं अब भी मिलना चाहता हूं। कहाँ रहती है? किस होटल में, किस मकान में रखा है तुमने उसे? सॉरी डैड, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता और ना ही आपके किसी सवाल का जवाब दे सकता हूं। ठीक है आदित्य, मत दो जवाब, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। तुम चाहे उस लड़की का पता बताओ या ना बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा उसे।